नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। और हमारा ये नया सेगमेंट शुरू होगा बिहार डायरी। और हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन, जो कि बिहार और झारखंड में कई बड़े अखबारों में काम कर चुके हैं। अच्छा खासा इनको राजनीति का अनुभव है, खासकर बिहार की राजनीति की जहां तक बात करें, और झारखंड की राजनीति को भी ये काफी अच्छा समझते हैं। तो इनसे आज बात करेंगे बिहार की राजनीति पर। राकेश जी, बिहार की राजनीति में कुछ दिनों से बड़ा उथल-पुथल चल रहा था, खास करके नीतीश कुमार के रुख को लेकर। अमित शाह ने जब बयान दिया एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में, बिहार में क्या मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा चुनाव में, इसको लेकर अमित शाह ने ये कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा इस बात को। इसके पहले अमित शाह अम्बेडकर को लेकर उन्होंने संसद में जो बात कही, जो बयान दिया, तो नीतीश कुमार चुप लगा गए। लेकिन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि को लेकर एक जो बैठक बुलाई गई, उसमें नीतीश कुमार नहीं गए। इसको लेकर बहुत कयास लगे कि नीतीश कुमार क्या नाराज हो गए, क्या पलटी मारेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अब तेजस्वी यादव ने बयान दिया नीतीश कुमार के खिलाफ। तो बयान है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जी। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में सरकार नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसले लेने लायक नहीं बचे हैं, और नीतीश का चेहरा आगे करके कुछ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और नेता सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार होश में नहीं है और उनको कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, दोनों डिप्टी सीएम कहते थे कि सीएम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री हमारे पत्र का भी जवाब नहीं देते, केजरीवाल की चिट्ठी का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अब इसको क्या माना जाए? बिहार में तो अब लगता नहीं है कि खेला होगा। देखिए, बिहार की जो राजनीति रही है, और खास करके आप जब 90 से शुरू होइएगा, जब मंडल का मंडल के बाद जो राजनीति की जो जमीन बदली और नई नई पार्टियां आई वजूद में, और खास तौर से जो सामाजिक न्याय के जो पक्षधर लोग थे, तथाकथित पक्षधर लोग, उनका उभार हुआ और लालू जी का जो उभार हुआ था, कालक्रम में जल्द उसमें बिखराव भी शुरू हुआ और आते आते देखे जो उसका परिणाम आया 2005 में अंतिम रूप से। उससे पहले भी आया था, लेकिन 2005 में जब आया, जब लालू जी बिहार की सत्ता से बहुत दूर चले गए और लगातार अब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हैं काबिज है। अगर नीतीश कुमार के बगैर तो कोई सरकार बनी नहीं है। हाँ, भाजपा माइनस सरकार बनी, अगर 2 बार बनी है तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार गए हैं उधर तो बन गई है। मतलब लालू जी का भी अगर सपना इस रूप में पूरा हुआ है कि नहीं भाई, हम बहुत दिन सत्ता में दूर रह गए, थोड़ा आ जाते, थोड़ा वहां भी क्या बोलते हैं उसको, फिर आनंद लेते किस तरीके से, तो नीतीश जी के कृपा से ही कही हुआ है। आज की तारीख में जो बिहार की राजनीति है जहां पहुंच गई है, उसमें बातें जिस रूप में भाजपा कर ले या फिर राजद कर ले या कोई भी एबीसीडी आप देख लीजिए, चिराग पासवान कर लें, जीताराम मांझी कर लें या उपेंद्र कुशवाहा कर लें, लेकिन जी। बिहार की राजनीति में अगर तटस्थता से आप सोचेंगे तो कोई एक नेता बताइए जो सर्वमान्य हो, जहां सब उसकी पकड़ सभी जाति बिरादरी जिस तरीके से होती है समाज में हो, जिसका कुछ जी। अपना मजबूत वोट बैंक हो, आधार हो। तो उसमें लालू जी की भी जो यात्रा रही है, उनको बहुत मौका मिला, बावजूद इसके वो अपने को उन्होंने कहां तक सीमित रखा, वो माई जी। समीकरण से बाहर नहीं निकले। बाद में अभी तेजस्वी आए हैं तो तेजस्वी ने कोशिश की, पहल की, बातें हुई, ठीक है कि हम वो पुराना राजद नहीं है, अब हम आए हैं तो हमारे तरीके से युवा राजद, नया राजद होगा। लेकिन जी। पहल करके जो ए टू जेड की बात थी, तो फिर वही वापस लौट गए हैं। तो कहने की बात कुछ होती है, करने की बात कुछ होती है। तो इसमें अभी हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को जो भी कह ले, और वही स्थिति इधर भाजपा की भी है। भाजपा ने भी जो जब लालू जी का उभार हुआ था, और उस दौर में जो भाजपा को जहां से शुरुआत करनी थी और सब कुछ आगे बढ़ती हुई, तो भाजपा भी तो अपना स्वतंत्र वजूद तो बना नहीं पाई किसी रूप में, और आज भी नहीं है, यकीन मानिए। क्योंकि बिल्कुल। नीतीश नीतीश कुमार आखिर क्या मजबूरी है भाई? अब जो हमेशा तो नीतीश कुमार के लिए दरवाजा भाजपा बंद ही करती रहती है। आप जो कह रहे हैं कि अभी अमित शाह ने कहा, तो अमित शाह कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी तक कह के इसी बिहार से गए थे कि भैया आप दरवाजा बंद है, सब कुछ बंद है, फिर कैसे खुल जाता है, कभी खिड़की से आ जाते, कभी दरवाजे से आ जाते। तो ये सब चलता रहता है और सबको अपने बारे में पता है। देखिए,
तेजस्वी यादव की या लालू जी की बेचैनी यह है कि अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं तो जो सत्ता मिल जाती है, किसी रूप में आ जाती है, उस हिसाब से जो प्रभाव बढ़ता है और जो एक वोट बैंक है नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार एक चेहरा है, तो उनको लगता है कि हमको कुछ मजबूती मिलेगी। लेकिन जो कहिए कि नीतीश कुमार के बगैर भी उनका चरमोत्कर्ष था पिछला जो चुनाव था, माने उस उभान 90 के बाद का लालू जी छोड़ दीजिए, इधर जो 2005 के बाद का लालू जी, जो पिछला प्रदर्शन था वो सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन मानिए। और उससे भी ना इस बार क्या लग रहा है कि कोई राजद थोड़ी है कि बहुत कुछ आगे बढ़ने की स्थिति में है। और भाजपा भी कहाँ नीतीश कुमार को कहाँ दरवाजा बंद कर देगी, तो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, नहीं करेगी। कोई सम्मान नेता का जो मामला है, भाजपा तो एक नेता अपना तय नहीं घोषित, कहा उसके पास कौन नेता सब शक्ति, जो ऐसा नेता सम्मान्य नेता जिसको चेहरा बनाए भाजपा के, यहाँ बिहार में हमारे नेता है। तो यह स्थिति है, इसलिए भाजपा के साथ एक तो निर्णय लेने में जो उसको देरी होती है, महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां उतना लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, मुख्यमंत्री का नाम तय करने में 1 महीने लग गए। झारखंड में चुनाव हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, भाजपा अब तक विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। तो इससे संभव बीजेपी के पास अपना तो कोई एक चेहरा नहीं है और नहीं वो पार्टी के अंदर कोई सर्वमान्य चेहरा खोज पा रही है। तो ऐसे में तो साफ है कि नीतीश कुमार भाजपा के लिए इस चुनाव में तो जरूरी है ही। और जिस तरह से बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने उनको मांग की कि भारत रत्न दे दिया जाए, हो सकता है उनको भारत रत्न मिल भी जाए। तो ये भी नीतीश कुमार जो अपने दम पर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलवा ही दिया था। तो ये तो सही है कि जो सोशल इंजीनियरिंग है नीतीश कुमार का, उसका कोई मुकाबला अभी न तो राजद के पास है न बीजेपी के पास है। लेकिन आरजेडी में जिस तरह से तेजस्वी यादव एक तरह से उन्होंने टेक ओवर कर लिया है आरजेडी को, और लालू अब एक तरह से नेपथ्य में चले गए, अब तो पोस्टरों पर भी चेहरा उनका दिखाई नहीं देता है। आरजेडी का भविष्य क्या दिखता है आपको? देखिए आरजेडी का जो भविष्य है, देखिए वोट वोट समीकरण जो बिहार में है, नीतीश कुमार चूंकि केंद्र में क्यों है, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की धूरी क्यों बने हुए हैं, वो सबकी जरूरत क्यों बने हुए हैं, इस बात को बड़ी माने गहराई से समझने की जरूरत है। जो सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है, तो सोशल इंजीनियर तो अपने को लालू जी भी मानते थे बहुत बड़ा सोशल इंजीनियर, तमाम चीजें थी। भाजपा भी तो सोशल इंजीनियरिंग कर रही थी इसी बिहार में, देश स्तर की बातें छोड़ दीजिए, इसी बिहार में गोविंदाचार्य के समय आप देखे होंगे कि सोशल इंजीनियरिंग की बात हुई थी। और उस सोशल इंजीनियरिंग में जो भाजपा को स्थापित करने वाले लोग थे, वो लोग कहाँ चले गए, क्या कर दिए, भूले भटके कौन लोग नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो भाजपा की भी स्थिति क्या है भाई, आज के तारीख में जो आपका बड़ा चेहरा, जिनके भरोसे आप लोकसभा चुनाव के समय देख रहे थे बहुत उफान पर थे, और नीतीश कुमार को क्या क्या भला बुरा नहीं कहा गया, जिस तरीके से बातें हुई, वो भी तो आपके नहीं थे, आपके ओरिजिनल भाजपा ही नहीं थे। जिस तरीके से झारखंड में देखे पिछले चुनाव में जो हुआ था, गिना जा रहा था कौन चेहरा भैया, तो एक ओरिजिनल भाजपा ही नहीं नजर मिल रहा था कोई। तो इस तरीके से तो वहां भी यही स्थिति हो जाती है। तो लालू जी का लेते करके वोट बैंक कहाँ है आपका, एक जो यादव का वोट बैंक कहिएगा, तो वो भी जो चेहरे थे उस रूप में, तो तमाम तो घूमते फिरते अब हर एक जगह वजूद बनाए हुए हैं। जो लालू जी के साथ जो चेहरे रहे हैं एक दौर में, क्रम से गिनिएगा तो तमाम तो फिर नीतीश जी के साथ भी आए, जरूरत के हिसाब से इधर उधर होते रहे, वही चेहरे भाजपा में भी है। जो कभी सामाजिक न्याय के दौर में आप हुकुमदेव नारायण यादव देख लीजिए, अब तो पुराने हो गए, तो उनके लड़के हैं जो भाजपा में, वो कौन थे, वो तो सामाजिक न्याय कहीं धारा के लोग थे, तमाम चीजें थे, तो सब लोग इधर उधर हो गए। मुस्लिम सियासत की जो बात है, तो उसमें भी आप देखेंगे शहाबुद्दीन शरीके लोग, तमाम लोग, उसके प्रति जो वहां उनका अपना जो रणनीति हुआ, तमाम बातें हुई, तो वो भी कुछ दूर होते रहे, नजदीक होते रहे, तमाम चीज होती रही है। और नीतीश कुमार के साथ क्या है कि नीतीश कुमार को भाजपा मुस्लिम वोट जो है, आज के तारीख में जो पिछला उपचुनाव हुआ है अभी जस्ट, जो 4 सीटों पर, जो तरारी में हुआ, रामगढ़ में हुआ, जो मांझी जी का सीट था, उस पर जो हुआ, कुल 4 सीटें थी। तो उन 4 सीटों का जो परिणाम आया, तो उसमें जो राजद हवा हो गई, जीती परंपरागत सीट सुरेंद्र यादव का सीट जो होता था, जो जहानाबाद से वो जीत गए, तो उनकी सीट खाली हुई, लगातार जीतते रहे। वो वैसी सीट जो गारंटी मानी जा रही थी कि उसको छीनना मुश्किल है, वहां हार हो गई, उनके सुरेंद्र यादव के लड़के हार गए। तो आखिर वहां मुस्लिम वोट गया कहां, क्यों गया,
और वहां अगर जदयू का उम्मीदवार जीत रहा है, तरारी में भाजपा के उम्मीदवार जीत जा रहे हैं, वहां जीतन राम मांझी की बहू जीत जा रही है, तमाम चीजें हैं, तो वोट समीकरण तो साफ है, उसको समझने की जरूरत है कि आपका वोट है कहाँ, किस रूप में है, क्यों है। तो अब तो है भावनात्मक रूप से बातें बनेंगी, चलेंगी नहीं। जो जमीन पर कुछ बात है, क्योंकि अब वो पीढ़ी भी नहीं रही ना जो दौर देखा। अब जो बातें भाजपा के तरफ से भी हो जाती है ना कि वो जंगल राज, जंगल राज, तो अब जंगल राज से भी कोई डरता नहीं है। वो जंगल राज देखने वाले अभी कुछ, लेकिन जो नई पीढ़ी है उसको क्या चाहिए। अब वो तमाम घिसी पिटी नारों के सहारे और बातों पर तो जुड़ने वाली नहीं है ना। कुछ विकास का पैमाना है, तमाम बातें हैं, तो उस पर परखी जाती है। तो इसलिए नीतीश तो है, और नीतीश के साथ सबसे बड़ी ताकत तो एक महिलाओं की शक्ति है ना। महिला वोट बैंक का जो है, महिला सशक्तिकरण के लिए जो नीतीश कुमार ने काम किया, स्कूलों में देखेंगे कि जो साइकिल वगैरह बांटना, तमाम चीजें हुई थी, तो छात्राओं की उपस्थिति बढ़ी थी, तमाम बातें हुई थी। तो आप जो देखे होंगे ना कि पिछले दिनों विधानसभा में जो असहज स्थिति हो गई थी, उन्होंने बोलते बोलते कुछ टिप्पणी कर दी, तो बातें हो गई, कहां से कहां चली गई। लेकिन जो बातें होती है आखिर उसकी काट तो नहीं है। और प्रशासन की जो आपने बात कही कि तेजस्वी कह रहे थे, तो आखिर शासन, जिस किसी का भी शासन हो, चलाता कौन है। अब हनक दिखनी चाहिए सत्ता की, तो वो तो दौर देखा हुआ है ना, तमाम चीजें हुई हैं। तो वह इस रूप में है। तो वोट बैंक का हिसाब किताब जो है, राजद का जो क्षरण हुआ है वही भाजपा की, भाजपा का भी तो वोट बैंक बहुत नहीं है। ले दे के कहा किसका वोट बैंक है कोई, कहीं तो आप दावे के साथ किसी को अपना वोटर बता नहीं सकते हैं। सबको वोटने की सबको कोशिश है, तो वहां यही स्थिति है सर, जो बहुत गठबंधन स्थिति है। और इसलिए सब नीतीश इसलिए के मैंने क्या बोलते हैं, वो मैंने निशाने पर रहते हैं, क्योंकि लगता है कि भाई कौन जीव है कि इससे कब मुक्ति पाएगी, हम लोग अपना अपना भी देखें कुछ स्वतंत्र रूप से। अब वो मजबूरी है, तो कहते हैं ना कि सबके हैं नीतीश। वो तो कहते ही हम लालू जी के भी हैं, हम भाजपा के भी हैं, हम हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, हम यादव के भी हैं, कुर्मी के भी हैं। तो नीतीश अब कल दिल्ली भी जा रहे हैं। दिल्ली नहीं जाने को लेकर भी उनके बड़ी सवाल हो रहे थे कि नीतीश दिल्ली नहीं जा रहे हैं। तो नीतीश कल दिल्ली भी जा रहे हैं, हो सकता है मनमोहन सिंह को भी श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन बिहार में दो तीन चीजें चल रही है। एक तो बीपीएससी छात्रों का आंदोलन है, जिसमें प्रशांत किशोर कूदे, उनको बाद में छात्रों ने भगा दिया। प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं, उसका कोई असर, मुझे लगता है कि आप बेहतर बता पाएंगे, उसका क्या असर बिहार पर पड़ेगा, कोई असर। क्योंकि प्रशांत किशोर एक बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, उनके सिर पर बहुत सेहरा बनता है कि उन्होंने मोदी को 2014 में जितवाया, कई राज्यों में उन्होंने काम किया, सत्ता दिलाई। प्रशांत किशोर बिहार में लंबे समय से सक्रिय है, पूरा उन्होंने पदयात्रा किया बिहार का, और अब चुनाव भी उन्होंने, उपचुनाव भी लड़ा था, पिछले दिनों हुआ था। अब जो विधानसभा चुनाव सामने है, प्रशांत किशोर क्या फर्क पैदा कर सकते हैं बिहार में? देखिए, प्रशांत किशोर की जो अब तक पहचान रही है ना, उस पहचान के बूते जो समझ रहे थे कि बिहार को हम साध लेंगे, तो उस पहचान के बूते और वो जो काम कर रहे थे, जो रणनीतिकार थे, तमाम चीजें थी। अब यह बात उनको भी समझ में आ रही होगी कि वो जो कारोबार है वो जमीनी कारोबार से पूरा अलग है। प्रशांत किशोर क्या कहते रहे हैं, वो किसी आंदोलन को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं आंदोलन क्या होता है, आंदोलन से कुछ वोट वगैरह मिलता नहीं है, इस तरीके की बातें। वो कहते हैं रणनीति से चुनाव जीता जाता है। रणनीतिकार रहे हैं, अब उनका दावा रहा है, और जैसा देखा गया है, अब उसका अलग सकारात्मक नकारात्मक बातें हो सकती है। अब उनका तो दावा रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनाते रहे, हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया, ममता जी को मुख्यमंत्री बना दिया, और दक्षिण में किस किस को बना दिया। एक जो नकारात्मक गिनाते हैं कि हम यूपी में नहीं कांग्रेस को जिता पाए, इसलिए कि जो हम बता रहे थे वो नहीं मानी, मतलब उसके लिए भी हम दोषी नहीं है। बिहार में जब आए तो शुरुआत में एक सफलता इस रूप में मिली थी कि वहां जो सारण शिक्षक क्षेत्र है, वहां केदार पांडे पुराने वामपंथी थे, सीपीआई से जुड़े थे और लंबे समय से जीतते आ रहे थे। उनका देहांत हुआ तो उपचुनाव हुआ। उपचुनाव हुआ तो चूंकि वो वाम और दक्षिण की बात नहीं थी, वो सर्वसम्मत नेता एक तरीके से थे, उनकी एक पहचान थी अच्छे नेता के रूप में। तो नीतीश कुमार ने भी उम्मीदवार नहीं दिया था, मना किया था इस तरीके से कि उनके परिवार के बेटे लड़ रहे हैं। वहां एक निर्दलीय उम्मीदवार को प्रशांत किशोर ने समर्थन दिया और संयोग से वो चुनाव जीत गए।
तो इन्होंने कहा कि देखिए ऐसे राजनीति होती है, हम आए हैं अभी कदम रखा है और कैसे दिखा दिया लोगों को कि चुनाव जीता जाता। लेकिन कालक्रम में जब उन्होंने अभियान चलाया, खुद पार्टी बनाई, और जब पार्टी बनाई तो जो पार्टी बनाने से पहले जो कह रहे थे और जब पार्टी स्वरूप में आया उसका जो चेहरा था, तो कथनी करनी में जो असमानता असमानता दिखी, उसको लेकर के भी समझ में आया कि भाई कैसी रणनीति बना रहे हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। फिर भी माना गया कि हो सकता है इस तरह की भी कोई रणनीति होती हो कि कह रहे हो मैदान में कि भाई अपने घर से एक एक युवा को दीजिए, हम उसको नेता बनाएंगे, उसके लिए साधन की मत सोचिए कि कहाँ आएगा, एक हमको चाहिए जुझारू आदमी चाहिए, युवा चाहिए। लेकिन जब अध्यक्ष बनाने की बात हुई तो कार्यकारी अध्यक्ष लाए, रिटायर आदमी को कहां से खोज करके लाए, जो पुराने आईएएस थे, क्या थे, विदेश उदेश में दूतावास रहे भारती जी। तो लगा कि भाई तो युवा को लाने वाले थे, तो ये कौन युवा ले आए, अब उनका बताने। खैर ये सब चलता रहा। इस रूप में जो अभी उपचुनाव हुआ तो बड़े दावे थे, माना जा रहा था कि इतने बड़े रणनीतिकार हैं, और रणनीतिकार के अलावा यह है कि चूंकि नीतीश जी के भी साथ रहे हैं, तो नीतीश जी की भी जो कमजोरी है या उनकी मजबूती है, सकारात्मक नकारात्मक बातें जानते हैं, तो वहां भी उस हिसाब से रणनीति करेंगे। लेकिन हुआ क्या, तरारी में जो जिनको उन्होंने उम्मीदवार दिया, वो उम्मीदवार चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं था, जो पहली बार उम्मीदवार दिए। तो उनकी रणनीति तो समझ में आई कि भैया आप प्रधानमंत्री तक बनाते हैं, तो आप उम्मीदवार ऐसा चुन लिया जो चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है, तो फिर इस कौन रणनीति से कैसे उम्मीदवार चुने थे, क्या किए थे, जो यहाँ का वोटर ही नहीं है, यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ सकता, फिर फानन में उम्मीदवार बनना पड़ा। देखिए कुल मिला के प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में खारिज नहीं किया जा सकता। जो हमारी जो समझ बन रही है और जो अनुभव बता रहा है, इनको इस रूप में भी नहीं कहा जा सकता कि उपचुनाव में मैंने फेल हो गए, तो ऐसा नहीं है। वोट आया है, उनके उम्मीदवार भी कई कई एक जगह दूसरे स्थान पर भी रहे हैं। अभी सारनाथ तिरहुत स्नातक का जो चुनाव हुआ है विधान परिषद का, उसमें भी उनके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे हैं। यह बात अलग है कि यह भी कहा जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर वहां रहे हैं जनसुराज के उम्मीदवार के रूप में, अगर वो स्वतंत्र उम्मीदवार रहते तो हो सकता है चुनाव जीत भी जा सकते थे, उनको खामियाजा भुगतना पड़ा जनसुराज का उम्मीदवार होने का। खैर जो भी बातें हो, लेकिन जनता एक विकल्प चाहती तो जरूर है, लेकिन अब किस रूप में आएगी नहीं आएगी, तो इनको अभी समय लगेगा। जल्दीबाजी में जो उनकी समझ है कि हम रणनीति के सहारे चुनाव जीत लेंगे, तो चुनाव वो कागजी रणनीति से ही नहीं जीते जाएगी। अभी जमीन पर मेहनत करने की जरूरत है, और जो तमाम समीकरण बने हुए हैं, अगर लालू जी 90 से लेकर अब तक हैं, कम से कम ऐसा नहीं है अभी तो खारिज नहीं हुए हैं, अभी लड़के के सहारे राजनीति कर रहे हैं, तो बिहार को बदलना आपकी 2 साल और 2.5 साल की यात्रा में संभव नहीं है। इस चुनाव में हाँ ठीक है, उम्मीदवार पर निर्भर करेगा, ऐसा नहीं उनको खारिज नहीं करिए, 1 दर्जन सीटें तो इधर उधर से करके आ ही जाएगी उनको, लेकिन बहुत निर्णायक होंगे ऐसी स्थिति नहीं होगी। जी तो बिहार के बारे में हम लोगों ने बात की अभी, लेकिन एक ईडी की रेड पड़ी हुलास पांडे के यहाँ। वो लोग जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और चिराग पासवान के नजदीकी हैं। इसको किस रूप में लिया जाना चाहिए? क्या ये सामान्य एक प्रक्रिया है या फिर इसका कोई राजनीतिक मकसद भी है, कुछ मायने भी है? देखिए आमतौर पर चूंकि छापामारी हुई है और अगर ईडी गई है, तो ईडी तो किसी सामान्य आदमी के घर में नहीं गई है, कहीं कुछ लगा है कि कुछ होगा। लेकिन चूंकि जो जिस तरह से ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल होता रहा है, तो अगर सामान्य कोई प्रक्रिया के तहत भी ईडी कार्रवाई करती है, तो उस और अगर वो व्यक्ति राजनीति से जुड़ा है, तो ये माना जाता है कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है। इस मामले में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये कोई रूटीन कार्रवाई है या इसके पीछे कोई राजनीतिक चक्कर? जी, तो इसी रूप में जो देखा जा रहा है, तो इस रूप में बातें अब विभिन्न तरीके से परिभाषित की जा रही है। एक परिभाषा यह है कि अगर ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो स्वाभाविक है केंद्र की एजेंसी है, और केंद्र में जो हुलास पांडे के यहाँ छापा पड़ा है, तो उनके नेता मंत्री भी हैं। लोजपा रामविलास केंद्रीय सरकार में भागीदार है, एनडीए का मजबूत हिस्सा है, और खासतौर से चिराग पासवान तो मोदी जी के हनुमान हैं, जो कहे जाते हैं वो कहते भी हैं। तो मोदी जी के हनुमान के यहाँ ईडी पहुंच गई तो ये बात पच नहीं रही है। तो बात इस रूप में हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हुलास पांडे के माध्यम से चिराग पासवान को कुछ
कसा जा रहा है, जो इधर उधर हो रहे हैं, लग रहा है कि कुछ स्थिर करने की कोशिश में है, इधर उधर जा सकते हैं। एक विश्लेषण इस रूप में आया कि चूंकि चिराग पासवान हो सकता है कि वो नीतीश जी के तरफ भी अपना भविष्य कुछ बेहतर देख रहे हैं, उनसे भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तमाम चीज, तो इस नाराजगी में कि नहीं भैया इधर उधर करोगे तो मुश्किल होगी। लेकिन देखिए एक खबर जो छनकी आ रही है, ये कितना सच्चाई है नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषण है इसी रूप में हम बता रहे हैं, जो जानकारी आ रही है उसमें एक बात अब यह कही जा रही है कि यह न नीतीश कुमार के करीब होने की वजह से चिराग पासवान को कथित रूप से करीब होने की वजह से कार्रवाई है, न उनको कसने की कार्रवाई है, यह चिराग पासवान के ही इशारे पर की गई कार्रवाई। अब एक नया फार्मूला कहेंगे बहुत चौंकाऊ है। यह क्यों चौंकाऊ है कि जो चर्चा में बातें आ रही है इसका कोई प्रमाण नहीं होता है, लेकिन जो हुलास पांडे को जानते हैं, उनकी पृष्ठभूमि को जानते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, और ईडी का रेड है तो कारोबारी पृष्ठभूमि कहिए, तो कारोबारी जो पृष्ठभूमि है उसमें उनका अपना कारोबार है, कारोबार चलता है विभिन्न रूपों में। तो बालू का भी बहुत बड़ा कारोबार है, होता है, वो एक एजेंसी है जो बिहार में बालू का जो है कारोबार करती है। तो उसमें जदयू के लोग भी हैं, उसमें जो एक सेठ, पूरा नाम याद नहीं है कौन सेठ हैं, उधर आरा तरफ के ही हैं, तो उनकी भी हिस्सेदारी है, तमाम चीजें हैं। तो कुछ वहां कुछ गड़बड़ी से जोड़ा जा रहा है। दूसरी बात यह कही जा रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय जो दो चेहरे होते हैं चिराग पासवान के आजू बाजू देखे जाते, एक हुलास पांडे है, एक राजू तिवारी। राजू तिवारी आपको चंपारण इलाके से आते हैं, जो राजन तिवारी के रिश्तेदार होते हैं, सगे भाई नहीं है, भाई हैं। तो आज की तारीख में राजन तिवारी से उनके बहुत अच्छे संबंध कथित रूप से नहीं बताए जा रहे हैं। तो इन लोगों ने जो पैसा का जो मामला होता है, जो फंड वगैरह होता है चुनाव के समय, तमाम चीजें जो होती है खर्च उस पे, तो उसमें बताया जा रहा है कि उस हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी की बातें हैं, क्या है अब इसका तो कोई प्रमाण नहीं है। तो चिराग नाराज चल रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो इनको थोड़ा कसने के लिए शिकंजा इस रूप में भी बातें आ रही है। जी जी, तो ये मतलब एक नया एंगल है कि घर के चिराग ने ही जी थोड़ा जी कसा है उनको। आप इस चैनल के साथ जुड़े और इस चर्चा में भाग लिया और हमें और हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। जी।